स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। देखिए, आपका इसमें दिया है द लास्ट लेसन, यानी इसको हम कह सकते हैं अंतिम शिक्षा कह सकते हैं, पाठ भी बोला जाता है। अब इसमें इस लेसन का नाम दे दिया गया लास्ट लेसन। इसमें जो राइटर हैं अल्फोन डाल्ट, इसके बारे में बताया गया है कि देखिए, इसमें दिया गया है कि अल्फोन से जो डोडेट हैं, डाउडेट कर सकते हैं, राइट। इसमें ये बताया जाता है कि एक जो 1840 में पैदा हुए थे और 1897 में उनकी डेथ हो गई थी, एक फ्रेंच के उपन्यासकार थे, उपन्यासकार जो इनके जो राइटर हैं, और लघु कथा, छोटी छोटी कथाओं के लेखक थे। उनका जन्म फ्रांस के मेस में 13 मई 1840 को हुआ था। विंसेंट डोडेट उनके पिता थे, जो एक सफल उत्पादक थे। वे मध्यम वर्ग के लोग थे जो पूरे उत्साह से अपनी मातृभूमि को प्रेम करते थे। अल्फोंसे ने जूलिया से विवाह किया। इस दंपत के 3 बच्चे लियोन, ल्यूसीन और एडमी थे। लियोन और ल्यूसीन सफल लेखक के रूप में स्थापित हुए। अल्फोंसे ने बाल्यावस्था के दिन लियोन में व्यतीत किया, लेकिन उनका स्कूली समय विषादपूर्ण रहा। इसीलिए 1856 में उन्हें लियोन छोड़ना पड़ा। बाद के काल में वे दक्षिण फ्रांस के लेंस में स्कूल अध्यापक हो गए। बस 1857 में वे पेरिस गए और अपने बड़े भाई अर्नेस्ट डोटेट के साथ रहने लगे, जिन्होंने जीवन यापन के लिए पत्रकारिता के व्यवसाय को अपना लिया था। वहां पर अल्फोंसे को पत्रकार भाई से प्रेरणा मिली और उन्होंने लेख और कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। उनकी कविताएं लोकप्रिय हो गई, जिनका संग्रह लेस अमाउरेसवस में वर्ष 1858 में किया गया। उन्होंने उत्कर्षपूर्ण और संतुष्ट जीवन जिया और 16 दिसंबर 1897 को अंतिम सांस ली। तो अभी आप देख रहे थे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक का जीवनी, लेखक का कैसा जीवन रहा, ये आपने देखा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द लेसन, यानी इस लेसन के बारे में क्या मुख्य है, इसको बताते हैं, फिर आपको हम इसका समरी भी बताएंगे। द लास्ट लेसन एक प्रेरणादायी और रोमांचक कहानी है, जो देशभक्ति के भावों से अपालवित है, प्रभावित भरी हुई। कहानी का मुख्य पात्र एम हमेल का छात्र है, जो एक स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। यह स्कूल अल्सास लोरीना के क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रूसिया की सेना ने कब्जा कर लिया है। कहानी में एक अध्यापक नसीहत देता है कि हमारा ध्येय हमारा देश होना चाहिए और देश के सिवा हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। अध्यापक के लिए फ्रेंच भाषा संसार की सर्वाधिक स्फूर्त भाषा है। जब कोई देश गुलाम हो जाता है, तो जब तक वहां के लोग अपनी भाषा से आबाद रहते हैं, तब तक मानो उनके पास कारागार ने निकलने की चाबी है। अतः यह उन लोगों का दायित्व हो जाता है कि वे अपनी भाषा को सुरक्षित रखें और उसे कभी भी विस्तृत न करें।
विस्मृत न करें यानी भुलाएं नहीं। कक्षा में अपने व्याख्यान के अंतिम दौर में एम हमेल ने ब्लैक बोर्ड पर इस प्रकार लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने जो है देश के प्रति कितना समर्पित रहें और क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम यही पढ़ने जा रहे हैं। राइटर ने ही सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, गाइड की है कि हमें अपने देश के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। देखिए आपका इसमें दिया गया है ना, आई स्टार्टेड, इसको हमने आपको थोड़ा सा और बता दें। यहाँ से देखिए आई स्टार्टेड यहाँ से दिया है, हम डायरेक्ट इसके हिंदी को एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी बताएंगे जिससे कि पूरी मीनिंग आपको जानकारी हो जाए। ध्यान से सुनिए। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। यानी इसमें ये बताया जाता है कि उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला और मुझे डांट खाने का बहुत भय था, विशेष रूप से इसलिए कि एम हमेल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल कृदंत क्रिया धातु का प्रश्न करेंगे। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपने इंग्लिश में पार्टिसिपल पढ़ा होगा, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके बारे में बताया जा रहा है। और मुझे उनकी प्रारंभिक जानकारी भी नहीं थी। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल कैंपस न जाऊं और मैं कैंपस से बाहर ही समय बिताऊं। दिन बहुत गर्म व बहुत उज्जवल था। जंगल के बाहरी इलाकों में चिड़िया चहचहा रही थीं और आराम मशीन की पिछवाड़े खुले मैदान में प्रूसियाई के सैनिक गण अभ्यास कर रहे थे। पार्सिपल के नियमों की अपेक्षा यह कहीं अधिक लुभावना दृश्य था, लेकिन इसके मुंह से स्वयं को बचाने का मुझ में सामर्थ्य था और मैं शीघ्रता से स्कूल की ओर चल पड़ा। ध्यान रखिएगा, ये राइटर वहां पहुंच जाते हैं, भय है लेकिन फिर भी पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें दिया है ना फैन, यहां से आपको रीच कर रहे हैं। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, सूचना पट के सामने भीड़ लगी थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए बुरी खबरें वहीं से मिली थी। युद्धों में पराजय, अनिवार्य सैन्य भर्ती, सेनानायक के आदेश, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा अब क्या मामला हो सकता है। तब मैं यथासंभव तेजी से जा रहा था। ये दिया है ना, ये देन आई हरीड बाई एज फास्ट, यानी तेजी से मैं जा रहा था। यहां से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वाचिर लोहार ने, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहां खड़ा हुआ सूचना पढ़ रहा था, मुझे पुकारा और कहा, ओ लड़के, इतना तेज मत दौड़ो, तुम समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए एम हमेल के छोटे बागीचे में पहुंच गया। ठीक है, क्या हो गया? पहुंच गया। अब देखिएगा आगे इसमें बताया जाता है कि सामान्यतः, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लोग हैं सब लोग, और यहाँ से आपको सारी बातें और भी जानकारी मिलेंगी। पहुंच गया।
सामान्यतः जब स्कूल खुलता था तो शोरगुल के साथ बहुत भगदड़ होती थी, जो बाहर गली में भी सुनाई पड़ती थी। डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक स्वर में पाठों को बहुत जोर से दोहराना, सही रूप से समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे, और शिक्षक का बड़ा डंडा मेज पर पटकता रहता था। पर अब बिल्कुल खामोशी थी। मुझे पूरी आशा थी कि मैं शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। पर उस दिन वास्तव में सब चीजें रविवार की सुबह की तरह शांत थी। खिड़की से मैंने देखा, मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, और एम हमेल अपने भयानक लोहे के डंडे को अपने बगल में दबाए ऊपर नीचे घूम रहे हैं। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना झेपा और कितना डरा हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिएगा, पर कुछ नहीं हुआ। एमिल हमेल ने मुझे देखा और सजनता पूर्वक कहा, जल्दी अपने स्थान पर जाओ छोटे फ्रांज, अब तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैंने बेंच पर उछल कर कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद मैंने देखा कि हमारे शिक्षक सुंदर हरा कोट, अपनी झालर लगी कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर सब जगह कढ़ाई का काम हो रहा था, पहने हुए थे। वे इस वेशभूषा में को केवल निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन के अवसर पर ही पहनते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि पिछली बेंचें जो सदा खाली रहती थीं, उन पर हमारी ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। वृद्ध हाउसर जो तिकोना टोप पहने थे, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और बहुत अन्य लोग, सभी लोग उदास दिखाई पड़ रहे थे। हाउसर वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाया था, जिसके पन्नों के किनारे मैले हो चुके थे, और उसने उसको अपने घुटनों पर रखे हुए था और पन्नों के ऊपर उसका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम आपको टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हिंदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिस समय मैं यह सब सोचकर आश्चर्य में डूबा था, एम हमेल कुर्सी पर आसीन हुए और उसी गंभीर और शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, कहा, मेरे बच्चों, यह अंतिम व्याख्यान है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लारेन की स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। नया शिक्षक कल आ जाएगा और यह फ्रांसीसी भाषा पर तुम्हारा अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे मन से इसको सुनो। वास्तव में मेरे लिए ये शब्द वज्रपात के समान थे। ओह, क्या मनहूसियत है। तो लोगों ने यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पर पट पर लगाई थी। मेरा अंतिम फ्रांसीसी अध्याय। क्यों, मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ। अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। अब मुझे इस पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तब ओह, अपने पाठों को याद न करने का मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा या सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था। मेरी पुस्तकें, जो मुझे कुछ समय पूर्व परेशानी प्रतीत होती थीं, उठाने में इतनी भारी प्रतीत होती थीं। मेरी व्याकरण और संतों के इतिहास की पुस्तकें, अब ये सब मेरे पुराने मित्र बन चुके थे, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और यह विचार कि एमिल हमेल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी देख नहीं सकूंगा, इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वे कितने सनकी थे इस बारे में भूलने के लिए विवश किया।
बेचारे हमेल इन अंतिम व्याख्यान के सम्मान में उन्हें रविवार को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र धारण किए थे और गांव के बुजुर्ग लोगों के कमरे में पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण अब मेरी समझ में आया। इसका कारण था कि उन्हें भी खेद था कि वे स्कूल में अधिक बार नहीं गए थे। हमारे शिक्षक की 40 वर्ष की वफादार सेवा के प्रति हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का उनका यह तरीका था और अपने देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा सम्मान प्रदर्शित करने का यह तरीका था। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, देखिए दिया, जब मैं यह सब सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। अब सुनाने की मेरी बारी थी। मैं पार्सिपल के कठोर नियम को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना देना चाहता था, परंतु मैं प्रारंभिक उच्चारण में ही उलझन में पड़ गया और अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा। मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने सुना एमेल हमेल मुझसे कह रहे थे, हे छोटे फ्रांज, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे। देखो यह कैसे हुआ। प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे, आह मेरे पास बहुत समय है, मैं कल इसको याद करूंगा, और अब तुम देखते ही हम कहाँ आ गए हैं। ओह अल्सास के साथ यह बहुत परेशानी है कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती है। अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है। यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और फिर तुम अपनी भाषा न। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए